मेरे विदेश जाने वाली फ़्लाइट में सिर्फ 12 घंटे बाकी थे। टिकट कन्फर्म हो चुका था, वीज़ा पासपोर्ट भी लग चुका था और सुबह 4:30 बजे कंपनी की गाड़ी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आने वाली थी। मैंने अपनी सारी ज़रूरत फाइल एक जगह रख दी थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मेरे ही घर का एक इंसान मेरे 5 साल के करियर को रोकने की कोशिश करेगा। मेरा नाम नैना है। मैं नोएडा की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्टर मैनेजर थी। बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने माता-पिता को अपने ऊपर गर्व करने का मौका दूँ। शादी के बाद मुझे लगा कि वे एक मेरा सबसे मजबूत सहारा बनेगा। शादी के शुरुआत साल अच्छे रहे, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस घर में मेरी नौकरी को सम्मान नहीं, ज़्यादा सुविधा की तरह देखा जा रहा है। मेरी सास सरोदे भी अक्सर इसी तरह से सामने कहती, "नैना की नौकरी है इसलिए घर में पैसों की कमी नहीं रहती।" लेकिन जब भी मैं अपने प्रमोशन का काम या उपलब्धि की बात करती, वही कहती, "इतनी बड़ी बात भी क्या है, असली ज़िम्मेदारी तो घर सँभालने की होती है।" मैं चुप रह जाती। मेरी ननद साक्षी मुझसे करीब 3 साल छोटी थी। उसने कई जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। शुरुआत में मैंने उसका बहुत साथ दिया। उसका रिज़्यूम बनाया, इंटरव्यू की तैयारी करवाई और अपनी कंपनी में भी उसका आवेदन आगे बढ़ाया। लेकिन जब बार-बार उसका चयन नहीं हुआ, तो उसके मन में मेरे लिए कड़वाहट बढ़ने लगी। वो अक्सर कहती, "भाभी, आपकी तो किस्मत ही अच्छी है, आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है।" मैं उसकी बात हँसकर टाल देती। फिर मेरी ज़िंदगी में वह मौका आया जिसका मैं वर्षों से इंतज़ार कर रही थी। मेरी कंपनी मुझे दुबई के एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए 8 महीने के लिए भेजने का फैसला किया। इसके साथ प्रमोशन और सैलरी बड़ा इज़ाफ़ भी होने वाला था। मैंने सबसे पहले विवेक को यह खबर दी। वह कुछ देर चुप रहा और बोला, "मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माँ और साक्षी को समझाना पड़ेगा।" शाम को जब मैंने सरोज देवी को बताया, तो उनके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता आ गई। उन्होंने पूछा, "8 महीने बाहर रहोगी? घर और पति का क्या होगा?" मैंने समझाया, "माँ जी, मेरे साथ कंपनी की पूरी टीम रहेगी। यह मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है।" सरोज देवी ने तुरंत कहा, "बहू का असली घर विदेश की कंपनी नहीं, उसका परिवार होता है।" साक्षी चुपचाप बैठी मेरी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों में मेरी तैयारी शुरू हो गई। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और कंपनी के सारे काज पूरे हो गए। ऑफिस में मेरे मैनेजर ने कहा, "नैना, यह प्रोजेक्ट तुम्हें अगले स्तर पे ले जा सकता है।" मैं खुशी से भर गई, लेकिन घर में तनाव बढ़ाया जा रहा था। साक्षी मेरे सामने जानबूझकर ऐसी बातें करती कि विदेश जाने वाली बहुएं परिवार से दूर हो जाती हैं। सरोज देवी की रोज कोई ना कोई ताना देती। विवेक सब सुनता, लेकिन हर बार कहता, "तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो।" मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि उसकी यही चुप्पी आगे चलकर मेरे सबसे बड़े फैसले की वजह बनेगी। आखिर वह रात आ गई। अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी। मैंने अपना बैग तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर पासपोर्ट, टिकट और बाकी दस्तावेज भी रख दिए। मैं कमरे से पानी लेने गई थी कि अचानक साक्षी की आवाज़ सुनाई दी, "भाभी, जरा बाहर आइए।" मैं बाहर आई तो देखा कि उसका हाथ मेरे पासपोर्ट पर था। मैंने कहा, "साक्षी, मेरा पासपोर्ट क्यों लिया है?" उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, "इतनी जल्दी विदेश जाने की क्या ज़रूरत है?" मैं उसके हाथ से पासपोर्ट लेने आगे बढ़ी, लेकिन उसने पहले ही उसने उसे दोनों हाथ से ज़ोर से मोड़ दिया। अगली ही पल पासपोर्ट फटने की आवाज़ आई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। साक्षी ने फटे हुए पासपोर्ट के टुकड़े मेज पर रखे और बोले, "अब जाइए विदेश।" मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, "तुमने ऐसा क्यों किया?" वह बोली, "क्योंकि हर बार आपकी जीत देखकर मुझे अपनी हार याद आती है।" मैंने विवेक की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी बहन पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, "नैना, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, पासपोर्ट दोबारा बन जाएगा।" सरोज देवी भी बोली, "शायद भगवान नहीं चाहते कि तुम इस समय विदेश जाओ।" उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरा पासपोर्ट ही नहीं फटा, मेरे भरोसे की आखिरी परत भी टूट चुकी है। मैंने बिना किसी से बहस किए फटे हुए पासपोर्ट के टुकड़े उठाए और अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने रोने के बजाय अपना लैपटॉप खोला। मैंने तय कर लिया था कि अब मेरे रास्ते का फैसला या घर नहीं करेगा। उस रात नैना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फटे हुए पासपोर्ट के दोनों टुकड़े मेज पर रख दिए। कुछ देर तक वह उन्हें देखती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह रोना नहीं चाहती थी। उसने अपने लैपटॉप पर कंपनी के इंटरनेशनल मोलिलिटी हेड को पूरी घटना लिखकर ईमेल कर दी। साथ में पासपोर्ट की तस्वीर, टिकट और वीज़ा की कॉपी भी भेज दी। मेल के आखिरी में उसने सिर्फ इतना लिखा, "मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती।" कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर कंपनी के एचआर मैनेजर का जवाब आया। उन्होंने लिखा, "सुबह सीधे ऑफिस आइए, हम इस मामले को संभालेंगे।" सुबह 4:30 बजे कंपनी के कैब घर के बाहर आकर रुक गई। सरोज देवी और साक्षी को लगा कि नैना अब अपना सामान लेकर कहीं नहीं जाएगी। साक्षी ने ताना मारते हुए कहा, "देखा भाभी, आखिर आपके घर में ही रुकना पड़ा।" नैना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अपना बैग लेकर कैब में बैठी और सीधे कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंची। वहां उसका मैनेजर, एचआर प्रमुख और लीगल टीम पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। नैना ने फटा हुआ पासपोर्ट उनके सामने रख दिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एचआर प्रमुख ने पूछा, "क्या यह जानबूझकर किया गया?" नैना ने सिर हिलाकर कहा, "जी।" फिर उसने पूरी घटना बिना किसी बात को बढ़ाए बता दी।
निगम टीम ने तुरंत कहा कि अधिकारी के दस्तावेज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना गंभीर मामला हो सकता है। लेकिन नैना ने कहा, मैं अभी किसी पर कार्रवाई नहीं चाहती, मुझे सिर्फ अपना प्रोजेक्ट बचाना है। उसके मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, और हम यही करेंगे। कंपनी ने उसी दिन पासपोर्ट दोबारा बनवाने की आपात प्रतिक्रिया शुरू कर दी। एयरलाइन से टिकट की तारीख आगे बढ़ाने की बात की गई और वीज़ा प्रक्रिया भी दोबारा शुरू कर दी गई। नैना को पहली बार लगा कि शायद उसका सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ घर में सबको यही लगता रहा कि नैना का विदेश जाना रुक चुका है। साक्षी ने अपनी सहेली को फ़ोन करके कहा, अब देखना कुछ दिन में भाभी फिर घर के काम में लग जाएगी। सरोज देवी भी रिश्तेदार को बताने लगी कि नैना ने खुद विदेश जाने से इनकार कर दिया। विवेक ने भी नैना को सिर्फ एक संदेश भेजा, गुस्सा शांत हो जाए तो घर आ जाना। नैना ने उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। अगले कुछ दिन उसके लिए बेहद व्यस्त रहे। सुबह पासपोर्ट कार्यालय, फिर कंपनी के कागज और शाम को वीज़ा की प्रक्रिया। वह हर दिन खुद को यही याद दिलाती रही कि अगर 5 साल की मेहनत इतनी आसानी से टूट सकती है तो यहाँ तक पहुँची ही नहीं होती। 9वें दिन उसे नया पासपोर्ट मिल गया। 12वें दिन वीज़ा भी जारी हो गया। 13वें दिन उसने मैनेजर से उसे अपने केबिन में बुलाया। नैना को लगा शायद यात्रा की नई तारीख बताई जाएगी, लेकिन मैनेजर ने कहा, तुम्हारे लिए एक और खबर है। नैना ने पूछा, क्या हुआ सर? उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दुबई वाले क्लाइंट कंपनी तुम्हारे काम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि पूरे रीजन के ऑपरेशन को संभालने के लिए चुना है। नैना कुछ पल तक फाइल को देखती रही। उसका प्रमोशन तय हो चुका था। उसकी जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसी समय उसे एहसास हुआ कि जिस परिवार ने उसके रास्ते में दीवार खड़ी की थी, उसी घटना ने उसके सामने उससे भी बड़ा रास्ता खोल दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला था, क्योंकि नैना को नहीं पता था कि जिस कंपनी के साथ वह दुबई में काम करने जा रही है, उसी कंपनी के साथ विवेक की कंपनी करोड़ों रुपए की डील करने वाली थी और इस डील की अंतिम मंजूरी अब उसी नैना के हाथ में आने वाली थी। नैना के लिए अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। दुबई जाने की नई टिकट उसके हाथ में थी और इस बार उसके पास नया पासपोर्ट भी था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी जल्द ही एक दूसरे के सामने खड़ी होने वाली थी। उसी दौरान विवेक की कंपनी में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील की तैयारी चल रही थी। अगर यह डील हो जाती तो कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला था और विवेक को भी बड़ा प्रमोशन मिलने की उम्मीद थी। विवेक के बॉस ने पूरी टीम से कहा, इस प्रोजेक्ट की अंतिम मीटिंग दुबई में होगी। वहाँ क्लाइंट की नई रीजनल ऑपरेशन हेड अंतिम मंजूरी देगी। विवेक ने पूछा, कौन है? बॉस ने कहा, नैना शर्मा। विवेक के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने दोबारा नाम पूछा। बॉस ने कहा, हाँ वही नैना। उनकी कंपनी ने उन्हें पूरे रीजन की जिम्मेदारी दी है। विवेक को जैसे कुछ समझ नहीं आया। जिस पत्नी को वह समझ रहा था कि पासपोर्ट फटने के बाद घर लौट आएगी, वही अब इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की मुख्य अधिकारी बन चुकी थी। उसने तुरंत नैना को फ़ोन किया। नैना ने फ़ोन देखा लेकिन उठाया नहीं। कुछ देर बाद विवेक का मैसेज आया, नैना हमें बात करनी है। नैना ने सिर्फ इतना जवाब दिया, दुबई में अधिकारी मीटिंग के दौरान बात होगी। इधर साक्षी को जब यह पता चला कि नैना नया पासपोर्ट बन गया और वह फिर से विदेश जा रही है तो उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। उसने सरोज देवी से कहा, माँ भाभी सच में चली जाएगी? सरोज देवी ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अभी उनका अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। अगले दिन नैना एयरपोर्ट के लिए निकली। इस बार घर से उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। विवेक दरवाजे पर खड़ा था। नैना ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फ्लाइट में बैठते समय उसने अपने पुराने फटे हुए पासपोर्ट की तस्वीर फोन में देखी और खुद से कहा, जिस दिन उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी उसी दिन मैंने तय किया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूंगी। दुबई पहुंचते ही कंपनी की टीम ने उसका स्वागत किया। अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग थी। विवेक ने अपनी कंपनी की टीम के साथ वहां पहुंचा। कॉन्फ्रेंस रूम में नैना को देखते हुए वह कुछ पल के लिए चुप रहा। अब वह उसके सामने सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उस मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थी। नैना ने पूरी तरह पेशेवर अंदाज में कहा, आइए मीटिंग शुरू करते। करीब 2 घंटे तक प्रेजेंटेशन चला। प्रोजेक्ट की तकनीकी रिपोर्ट, बजट, सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। आखिर में क्लाइंट के अंतिम निर्णय नेहा के सामने रखा गया। नैना ने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। उसे पता था कि इस फैसले का असर विवेक की नौकरी और उसकी कंपनी दोनों पर पड़ सकता है, लेकिन उसके मन में तय कर लिया कि निजी रिश्ते और प्रोफेशनल जिम्मेदारी को कभी एक नहीं करेगी। उसने फाइल बंद की और कहा, इस प्रोजेक्ट को मेरी ओर से मंजूरी दी जाती है क्योंकि इसके सभी तकनीकी और व्यावसायिक मानदंड पूरे हैं। विवेक के बॉस ने राहत की सांस ली, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद विवेक नैना के पास आया। उसकी आंखें शर्म से थी। उसने कहा, तुम चाहती तो मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती थी। नैना ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ विवेक। किसी की गलती का बदला लेकर मैं अपनी सफलता छोटी नहीं करना चाहती। विवेक कुछ बोल नहीं पाया। तभी नैना की नज़र साक्षी पर पड़ी, जो अचानक वहां पहुंच गई थी। उसके साथ सरोज देवी भी थी। दोनों शायद पहली बार समझ रही थी कि नैना को रोकने की उनकी कोशिश ने उसे और मजबूत बना दिया था। सरोज देवी नैना के सामने आई
उनकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने कहा, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नैना ने कुछ नहीं कहा। साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, भाभी, मैंने आपका पासवर्ड सिर्फ इसलिए फाड़ा क्योंकि मैं आपकी सफलता से जलती थी। मुझे लगता था कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी छोटी लगती है। नैना ने उसकी तरफ देखा और कहा, साक्षी, मेरी सफलता तुम्हारी असफलता नहीं थी। तुमने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की। साक्षी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। नैना ने कहा, माफी मांगना आसान है लेकिन अपनी सोच बदलना मुश्किल है। अगर सच में पछतावा हो तो अपने लिए मेहनत करो, किसी और का रास्ता रोक कर नहीं। तभी विवेक उसके सामने आया। उसने कहा, नैना, मैंने सबसे पहली गलती यह की कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं चुप रहा। नैना ने उसकी तरफ देखा। वह पहली बार बिना कोई बहाना बनाए अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है विवेक, पासपोर्ट दोबारा बन सकता था, वीजा भी दोबारा मिल सकता था, लेकिन उस रात जो भरोसा टूटा था उसे वापस बनाना इतना आसान नहीं है। विवेक ने सिर झुका लिया। उसने कहा, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? नैना ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मौका मांगने से पहले यह समझो कि रिश्ता बराबरी से चलता है। जहाँ एक इंसान दूसरे के सपनों को छोटा समझने लगे, वहाँ प्यार भी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। वहां से चली गई। अगले 6 महीने नैना ने पूरी मेहनत से दुबई प्रोजेक्ट संभाला। उसने काम की वजह से कंपनी को बड़ा फायदा हुआ और उसने स्थायी रूप से रीजनल ऑपरेशन हेड बना दिया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ एक बार बार उसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा। उसने सरोज देवी और साक्षी को भी समझाया कि नैना के साथ जो हुआ वह कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। एक दिन नैना भारत लौटी तो विवेक ने उससे मिलने की इच्छा जताई। इस बार नैना ने उसे मिलने का मौका दिया। दोनों एक साथ कैफे में बैठे। विवेक ने कहा, मैंने तुम्हें खोने के बाद समझा कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, तुम अपनी अलग पहचान रखने वाली इंसान थी। नैना ने अपने बैंक से एक पारदर्शी फाइल निकाली। उसमें वही पुराना फटा हुआ पासपोर्ट रखा था। उसने फाइल मेज पर रखी और कहा, मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या नहीं स्वीकार करना है। विवेक की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। नैना ने शांत स्वर में कहा, बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। मैं अब उस जगह लौटना नहीं चाहती जहाँ मुझे अपने सपनों के लिए अपराध बोध महसूस कराया जाता है। वे कुछ नहीं बोला। नैना ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी को पुराने रिश्ते के फैसले से नहीं चलाएगी। लेकिन उसने अभी तक विवेक को अपना अंतिम जवाब नहीं दिया था। वह जवाब अगले दिन अदालत में मिलने वाला था। अगले दिन नैना और विवेक अदालत पहुंचे। दोनों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था, बस एक रिश्ता था जो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका था। विवेक ने आखिरी बार नैना से पूछा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? नैना ने कुछ पल उसे देखा और कहा, रास्ता था विवेक, लेकिन तुमने उस रात उसे बंद कर दिया था। जब साक्षी ने मेरा पासपोर्ट फोड़ा तब तुम मेरे साथ खड़े हो सकते थे। तुमने कहा था, एक पासपोर्ट ही तो है। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि मेरे सपने तुम्हारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने मेरे लिए। विवेक की आंखों में आंसू निकल पाए। उसने कहा, काश मैं उस दिन समझ पाता। नैना ने कहा, काश मैंने भी उस दिन अपनी कीमत समझ ली होती। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली। नैना ने किसी से बदला नहीं लिया और ना ही किसी तरह का गुजारा भत्ता मांगा। वह सिर्फ अपना आत्मसम्मान लेके आगे बढ़ गई। कुछ महीनों बाद उसे दुबई ऑफिस की स्थायी जिम्मेदारी मिल गई। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर खरीदा और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू कर दी। साक्षी ने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने नैना से मदद मांगने के बजाय खुद मेहनत शुरू की और कुछ महीनों बाद एक नई नौकरी हासिल कर ली। एक दिन उसने नैना को मैसेज किया, भाभी, आज पहली बार मुझे अपनी सफलता पर गर्व हुआ। अब समझ आया कि किसी की रोशनी बुझाने से अपनी जिंदगी उजली नहीं होती। नैना ने सिर्फ जवाब दिया, अब तुम सही रास्ते पर हो। सरोज देवी ने भी अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन नैना ने उनके साथ रिश्ता सम्मान की सीमा तक ही रखा। 1 साल बाद नैना दुबई से भारत आई। उसने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में एक तरफ उसका फटा हुआ पुराना पासपोर्ट था और दूसरी तरफ उसका नया पासपोर्ट। नीचे उसने लिखा, किसी ने सोचा था कि मेरे रास्ता रोकने के लिए कागज फाड़ देना काफी होगा। उन्हें नहीं पता था कि मंजिल कागज से नहीं, हौसले से मिलती है। देखते ही देखते वह पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच गई। कई महिलाओं ने लिखा कि उन्होंने पहली बार समझा कि आत्मसम्मान का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाना है। नैना ने फोन बंद किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे उस रात की याद आई और जब वह फटे पुराने पासपोर्ट के साथ टुकड़े हाथ में लेकर रोई थी। वही रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात थी, लेकिन उसी रात उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। उसने सीखा था कि कोई अपने सपने का मजाक उड़ा सकता है, आपके रास्ते में रुकावट डाल सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ में मौजूद कागज भी फाड़ सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की जीत बाकी है तो आपकी मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि इंसान किसी को हराकर नहीं बल्कि खुद को टूटने से बचाकर आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर नैना की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या नैना ने सही किया या गलत किया अपने पति को तलाक देकर।
अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।